हो गयो, चेक कर ली दोबारा कौन। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहली बात तो ये कि युद्ध विराम की ओर जा रहा है। तनातनी का माहौल था। वैसे युद्ध में बड़ी रुचि रहती है व्यक्ति की, क्योंकि युद्ध एक मूल संवेग है और मूल संवेगों में रुचि रहती है। क्योंकि बाहर अगर सत्संग चल रही है तो हम न जाएं, लेकिन लड़ाई हो रही है तो हम पक्का जाएंगे। लड़ाई में हमारी रुचि रहती है। और हिटलर भी कहता है कि राष्ट्रवाद पनपाना है तो युद्ध करते रहो। तो युद्ध से एक राष्ट्रवाद की भावना आती है, नया संचार होता है युद्ध से, एक नई शक्ति का संचार होता है, हमें अपनी ताकत का पता चलता है। तो कहते हैं कि देश को हर 10-15 साल में एक युद्ध करते रहना चाहिए। और जिन देशों ने युद्ध किया, क्योंकि युद्ध न करना, क्योंकि पुरुष में युद्ध की भावना होनी चाहिए, स्त्री में मातृत्व की भावना होनी चाहिए। तो युद्ध विराम की ओर है, लेकिन नया संचार, नई रुचि, नए, और फिर वापस शीतल हो जाएंगे, फिर 5-10 साल बाद फिर कोई और लड़ेंगे। तो तैयारी आपकी कैसी चल रही है एसआई की? ये 4th ग्रेड में भी काम आएंगे, ये एसआई में, जेलर एग्जाम में भी काम आएंगे। लेकिन 5 दिन का मैंने एक विशेष ऑफर किया है, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हिंदी की बुक की बड़ी मांग हो रही है और इस बुक को और शानदार करेक्शन कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी वाला इसमें जोड़ रहे हैं, नवीन हिंदी व्याकरण का मैटर इसमें जोड़ रहे हैं, ताकि कुछ बचे नहीं। अगर आपको ये हिंदी बुक चाहिए तो बुक अलग से मंगवा रहे हो तो ठीक है, वो नॉर्मल रेट में। लेकिन हिंदी का मेरा पूरा कोर्स है, पूरा, जिसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें उपसर्ग बढ़ते 70% कोर्स हो चुका है। उसमें वो क्लास का लाइव है, मजा लेते थे, आराम से पढ़ाया गया। अगर आप संपूर्ण हिंदी का वो कोर्स लेते हो, रनिंग बैच है, वो 599। तो आज अगर 5 दिन में आप लेते हो तो 599 में कोर्स के साथ आपकी बुक भी मिल जाएगी, यानी कोर्स के साथ आपको बुक भी मिल जाएगी। 599 में कोर्स, बुक करो मौज। और पूरा कोर्स लेना चाहते हो जीके वाला, तो 1199 में आपको बुक साथ में मिल जाएगी, यानी उसमें पूरा जीके वाला पूरा पोर्शन, जीके और आपका जो भी मैटर लगता है पूरा बड़ा वो मैटर है। 5 दिन में आपका जब मन हो तब, 5 दिन में जब भी आप इसको खरीदोगे तो आपके पास कॉल आएगा, कोर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर आपसे एड्रेस पूछा जाएगा और आपको बुक घर पे भेज दी जाएगी। तो क्योंकि बुक की मांग थोड़ी ज्यादा है। हमारा क्या चल रहा था बच्चों? हमारा चल रहा था विशेषण। क्या चल रहा था? विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना। किसकी? जो इससे 2 टॉपिक पहले करवाए उसकी संज्ञा है। समझते जाओ इनको। 2 विशेषण अपने हो गए थे, जिसमें से एक विशेषण मैंने करवाया था संख्यावाचक। ठीक है, यानी आपको बताया कि जो संख्या का बोध कराए वो संख्यावाचक विशेषण है। आज जो विशेषण है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है परिमाणवाचक। परिणाम नहीं है, परिमाण है। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाणवाचक विशेषण। और थारे सौ ज्यादा की समस्या आवेगी। अब थे कभी गुरुजी लाइव क्यों कौन लियो? क्योंकि 8 बजे बाद थोड़ा सा अभी युद्ध का माहौल है, इसलिए मैंने सोचा अपलोड कर देते हैं, आराम से देखो यार, स्पीड डबल बढ़ा के। हिंदी में बेहतर समझ में आना चाहिए, और आप पेपर दे के आओ तब कहो कि सर थारी हिंदी माना मजो आगे देगी, चाहे आप किसी भी हो। परिमाणवाचक। संख्या में संख्या का बोध होता है। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, दोनों चीजों को। यानी नापतोल। गड़बड़ कहां होगी इन दोनों में? आप कंफ्यूज होगे तो वो कंफ्यूज दूर करना मेरा काम। ठीक है, नापतोल यानी जहां मात्रा का बोध हो। नापतोल, कौन सी चीज का नापतोल? नापतोल किया जाता है द्रव्यवाचक संज्ञाओं का। द्रव्यवाचक मतलब ठोस, द्रव्य और गैस, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्य नहीं, द्रव्य। द्रव्य, द्रव्य का मतलब तो ओनली लिक्विड, जो पहले बताया था। द्रव्यवाचक यानी ये जो परिमाणवाचक विशेषण है, वो चीजें, वो जो नापतोल के रूप में पाई जाती है, वो परिमाणवाचक में आती है। और द्रव्यवाचक संज्ञाओं के साथ वैसे विशेषण का प्रयोग एक वचन में ही होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो परिमाणवाचक संज्ञाएं हैं वो 2 प्रकार की होती है। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार की। एक तो जो निश्चित परिमाण बताएं, और एक वो जो अनिश्चित बताएं। समझता जाओ, ज्यादा लोड नहीं लेना है। अभी तक मैंने संख्यावाचक का मतलब संख्या का बोध कराए, 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी, जो भी। परिमाण का अर्थ होता है जो मात्रा, जो द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे जैसे। निश्चित का परिमाण मतलब निश्चित मात्रा बताई, जैसे 1 लीटर दूध। देखो
अब 1 लीटर टाबर देखता है संख्या करिया हो तो बिंगो के करा, बस बिंगो में बताऊंगा लेकिन पहले उदाहरण तो देती हूं। 1 केजी सोना निश्चित मात्रा है, 1 घड़ा पानी निश्चित मात्रा है, 100 मीटर लंबी रस्सी, हाँ का 2 किलो मिठाई। गुरुजी ये तो संख्या मान लाग रही, मैं तो संख्या ठोक के आऊंगा, क्यों ठोक के आऊंगा? तो 5 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर पेट्रोल क्यों करिया होगा थे, जब मैं था तरीको बता दूंगा कि दोनों में अंतर क्यों है। देखो अभी तो सिर्फ समझना है। अगर देखो यहां क्या लगाया मैंने, बस आई चीज समझिए, लीटर, केजी और 1 घड़ो तो माप तो कौन लगाए, मीटर, केजी, लीटर लगाए, कौन लगाए। अब देखो लीटर की है 8 इंच, 15 इंच, 2 लीटर, ये जो आगे मैंने लगाए वो क्या है? जी हां थे कदी आ सुनियो कह 2 किलो नहीं 2 किलो दूध है, मैं 2 किलो पेट्रोल गलवायो गाड़ी। ये जो आप आगे लगाते हो वो क्या है? वो मात्रा है, किसकी? द्रव्यवाचक की। इसमें क्या होता है परिमाणवाचक में, अगर बंदे ने आगे मात्रा लगा रखी है, अगर आगे, चलो कोई बात नहीं, उदाहरण लिख 5 केले, ठीक है, और 5 केजी केले। अब 5 केले तो आएंगे संख्यावाचक में, और 5 केजी केले आएंगे परिमाणवाचक में। और गुरुजी इंगो मतलब ओयो, अगर आगे मात्रा लगा रखी है तो मात्रा का मतलब परिमाण है, नाप तोल है, बंदा नाप तोल कर रहा है। 5 केले यहां संख्या है, यानी ऐसी चीज जिसे गिनी जा सके, ढेर के रूप में अगर होगी और मात्रा लगा दी भी 50 कुंटल गेहूं, अब गेहूं का दाना गिन लियो आगे, बहुत ही बेला हो तो ही कौन गिन सकोगा। बस सीधा ध्यान, अगर आगे उसने मात्रा लगाई है, लीटर है, केजी है, सेंटीमीटर, जो भी, तो है मात्रावाचक में, परिमाणवाचक में। वरना फिर जिसे आप गिन सकते हो वो संख्यावाचक। गुरुजी 5 किलो केड़ा भी गिन सका तो जब की बेल होएगी जी, कोई काम ही कौन की तेरे है, क्यों गिन ले जी तू, कै बार गिने तू। जैसे 7 संतरे किसमें आएगा? गुरुजी संख्यावाचक में, वो संख्या है। और 7 क्विंटल संतरे, क्विंटल, अब तू नहीं गिन सकेगा इसे, आगे क्विंटल की एक मात्रा लगा दी तो किसमें आएगा? परिमाणवाचक में। अच्छा गुरुजी 8 नंबर कटेंगे, बिल्कुल बेटा 8 नंबर कटेंगे। 10 आम गिन लिया तू, संख्या कितना आम है? 10, कितनी संख्या है? 10, संख्यावाचक। 10 केजी आम अब हो गया परिमाणवाचक। 2 लकड़ी, संख्या, 2 टन लकड़ी, परिमाण। अब गलत जे थे करिया तो सरासर आपके गुरुदेव का अपमान होगा। अब गलत नहीं होना चाहिए, जिसको आप गिन सकते हो वो संख्या है, और जिसे ढेर के रूप में, जिसे आप नहीं गिन सकते, जिसके आगे मात्रा लगी हुई है, वो परिमाणवाचक है। वाह यार गुरुजी थे जोर को बताए, यानी परिमाणवाचक संख्यावाचक चल रही है। सीधा सा परिमाण का अर्थ होता है नापतोल, और संख्या का मतलब संख्या। तो हमने पहले पढ़ा निश्चित परिमाणवाचक, जो निश्चित संख्या को बताए, ठीक है। फिर दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब जिसमें संख्या का पता न हो, इसमें फिक्स मात्रा नहीं होगी, उसमें शब्द आएंगे, जैसे कुछ आम, अब कुछ में कितना के विरोध, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी, ज्यादा चा, अब ज्यादा कोई मात्रा थोड़ी है, ज्यादा चा में आगे 2 लीटर भी ले सके,
ज्यादा हो मतलब कोई फिक्स थोड़ी है, अनिश्चित है। थोड़ा सा नमक ले आई, अब थोड़े नमक में होश कैकिंग के लिए 1 किलो भी थोड़ो है। मान लियो कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, थोड़ा सा नमक और ले ही रहेंगे, कम पड़ गया उसके वो 1 किलो लिया, अरे उसके खाने में थे मंगाओ थोड़ा सा ही तो ले, क्योंकि थोड़ा सा ही कोई फिक्स मात्रा नहीं है। जरा सी चाय है, जरा सी, ढेर सारी, ऐसे शब्द मिलेंगे। रबड़ी, ढेर सारी रबड़ी खाऊंगा मतलब, बहुत मिठाई ले गया टाबर, बहुत मिठाई, यानी अनिश्चित ऐसी संख्या मिलेगी, कुछ है, थोड़ो है, ज्यादा है, ढेर है, ऐसी शब्द मिलेगी। समझ में आई बात? गुरुजी की तो पल्ले पड़ियो, बस ध्यान यही होना चाहिए, पल्ले पड़ जाओ, सिर्फ मुझ में ध्यान रहेगा। अब एक चीज और तो, एक चीज, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक ठीक है, और अनिश्चित संख्यावाचक। समझो, ये मैं बहुत बहुत लेवल का बता रहा हूं, जिसमें आप कोई एग्जाम कर लेना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। देखो, अनिश्चित परिमाणवाचक, जहां अनिश्चितता की मात्रा बताई जाए और जहां अनिश्चित संख्या बताई जाए, अब दोनों में थोड़ा सा अंतर देखने आपके। जैसे उसने कहा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक, अब गोड़ो जाके यार थोड़ा सा नमक संख्यावाचक में लिखा या परिमाणवाचक में, कोई बात नहीं, कुछ मिठाई लेके आओ। उदाहरण लिखता हूं मैं एक बार, कुछ दही, ठीक है, और उदाहरण ले लो, थोड़ी छाछ और ले लो, थोड़ी छाछ। संख्यावाचक में मैं ले लेता हूं जैसे कुछ लोग, थोड़े रुपये हैं, और भी उदाहरण लेना है, मान ले लो, और कितना ही ले लो, थोड़ा दूध ले लो। मैं एक बार उदाहरण लिखूं, थान समझाऊंगा बाद में। जैसे मैं ले लिया थोड़ा दूध, उदाहरण ले सकता हूं इसमें, ज्यादा गेहूं है, और ले लो बहुत पानी ले लो, घना ही ले लो, कुछ लड़के। एक बार सिर्फ उदाहरण लिख रहा हूं मैं, कुछ मकान है, तो इनमें भी कुछ, इनमें थोड़ा कुछ, सारे पेड़, ठीक है, बहुत आदमी और ले लो। अब समझो कि हम के अंतर हुए, गुरुजी बेरो के चाला को परिमाणवाचक है, वैसे तो आपको पता चल गया होगा, और हो सकता है नहीं भी चला होगा, कुछ चल गया होगा। दो चीजें बताइए आपको, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। विशेषण क्या होता है? ये विशेषण है जो शब्द की विशेषता बताई, ठीक है, ये विशेषण है, यही तो विशेषण है। हाँ सर ये विशेषण है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जाए, इसकी बताई जा रही है, इसकी विशेषता क्यों को नहीं हो रहा तू, इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसकी विशेषता, उसे बोलते हैं विशेष्य। विशेषण तो आपको पता ही है, और जिसकी विशेषता बता रहे। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो विशेष्य होता है वो अगणनीय होता है, और इसमें जो विशेष्य होगा वो गणनीय होगा। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, सीधा सा याद रखो कि अगर आपको कंफ्यूज हो जाए कि यहां अनिश्चित परिमाण है या अनिश्चित संख्या है, तो सीधा ध्यान रखो, नमक थोड़ा सा नमक ले, लेकिन नमक को आप नहीं गिन सकते। थोड़ा सा रुपया ले, लेकिन गिन सको थे कितना है, थोड़ा सा ले लिया मंदे गिनू, थोड़ा सा नमक लिया मंदे दाना गिनूंगा मैं। कुछ मिठाई के गिने को चाहिए, कुछ मिठाई, कुछ लड़के आए थे, तू बता कितना है, सीसीटीवी में देखे बता कितना है, कुछ छाया में भी गिन सको। यानी जहां आप गिन सकते हो वो संख्या में आएगा, जहां नहीं गिन सकते वो परिमाण में आएगा। बस होगी बात के लिए, थोड़ी सी छाप की है भाई, लेकिन कुछ मकानों को गिन सकते हो, सारे पेड़ों को गिन सकते हो, बहुत आदमी गिन सको, बड़ा लाख आया हो गया गिन सको थे, लेकिन थोड़ो दूध के गिने हो भाई, थोड़ी सी गेहूं दाना गिना हो गया बैठे बैठे तू। यानी अनिश्चित परिमाणवाचक में ये चीज हो सकता है आपके नहीं समझ में आई होगी कि विशेष से अगणनीय होता है, यहां विशेष से गणनीय होता है, हो सकता है नहीं समझ में आएगी, लेकिन बात आपको बता दी, जहां आप गिन सकते हो उसके आगे भले कुछ लगे, चाहे बहुत लगे चाहे थोड़ा लगे,
थोड़ी लड़कियां, अब थोड़ी कितनी भाई, बहुत गाय, बहुत में भी गिन को थे, बहुत आदमी, लेकिन अधिक वर्षा, तीनों के गिनोगा वर्षा, बूंद गिनोगा कि नहीं गिन सकते, परिमाण गिन सकते हो, संख्यावाचक आलू। जैसे कुछ शब्द है अलप, किंचित और जरा, जरा सा नमक लेके आओ, जरा सा, जरा सी बात कर लो, जरा, अलप और किंचित, ये यहां नहीं आ सकते कभी। क्या जरा सा रुपया ले गया, कभी सुनियो है, जरा सा रुपया ले गया, कभी नहीं होगा। जरा सा लड़का आया, ये शब्द कभी संख्यावाचक में नहीं आते, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण नहीं होंगे, परिमाणवाचक होते हैं ये तीन। चलो भाई, अब बताओ चीज पल्ले पड़ी या कौन पड़ी, यानी आपको मैंने परिमाणवाचक करवा दिया, ठीक है सर, करवा दिया आपने। लास्ट और चौथा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। लास्ट, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आगे मुझे कौन सा टॉपिक करवाना है, क्रिया करवानी है या लिंग वचन क्रिया का, वो लिंग वचन वो करवानी है, आप बता देना। दोनों इंटरेस्टिंग टॉपिक है आगे वाले, थोड़ा सा आनंद भी आएगा। सार्वनामिक विशेषण, नाम देखो, इसमें शब्द छुपा है सर्वनाम, और क्या जुड़ा है, एक प्रत्यय जुड़ा है, सार्वनामिक शब्द बना, यानी आगे क्या है, विशेषण। यानी जब सर्वनाम पूरे वाक्य की विशेषता बताने लग जाए, यानी जब सर्वनाम ही विशेषण बताने लगे। सर्वनाम कौन से है, सर्वनाम आपको पहले मैंने बताए थे, वो सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, कोई, कुछ से, वो सर्वनाम थे, मैं, तुम, हम, 11 सर्वनाम थे। वो सर्वनाम जब विशेषता बताने लग जाए, जैसे एक लड़का है, उस लड़के के आगे सर्वनाम लगाया और वो उस लड़के की विशेषता बताने लग जाए, यानी जो आपके 11 सर्वनाम थे, वो सर्वनाम ही जब विशेषता बताने लग जाए, उसे सार्वनामिक, इसे बहुत कंफ्यूज बहुत होता है सार्वनामिक विशेषण। कैसे, जैसे संज्ञा है, संज्ञा की तो विशेषता बताते हैं सर्वनाम, ठीक है, जैसे संज्ञा आए नहीं, जैसे राम, वो मोहन ही ले लेते हैं, मोहन सुबह उठता है, इसके बाद वह खाना खाता है, यानी आगे वाला जो वाक्य उसके बाद वह खाना, या अगर पहले वाला हटा दे कि मोहन उठता है, तो पता नहीं चलेगा ये वह किसके लिए है, क्यों, क्योंकि वहां संज्ञा गायब है, और संज्ञा गायब है, सर्वनाम आ गया। इसमें क्या होता है, अगर वाक्य के अंदर, यानी एक तो सर्वनाम अकेला आए, जैसे अभी कह दिया कि मोहन सुबह 4 बजे उठता है, इसके बाद वह खाना खाता है, अगर शुरू वाला वाक्य हटा दे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन खाना खा रहा है, लेकिन वह मोहन 4 बजे उठता है, यानी यहां वह साथ में आ गया मोहन के, जबकि सर्वनाम साथ में नहीं आने चाहिए, सर्वनामों का प्रयोग ही संज्ञा की जगह किया गया, बस यहीं पे सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। बस इतनी सी कंसेप्ट अगर आप समझ गए, यानी जब सर्वनाम जो है वो संज्ञा के साथ आ जाए, वहीं पे सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। आ चीज अगर पकड़ गया, नहीं तो पकड़ गया, जैसे पूजा, ठीक है, स्कूल से आई, ठीक है, इसके बाद वह पढ़ रही है, ठीक, पढ़ रही है, ठीक है सर, पढ़ने दे। आपसे पूछे वह क्या है, वह यहां सर्वनाम किसके लिए आया है, पूजा के लिए, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा वाक्य लिखा, वह पूजा पढ़ रही है, यानी यहां पूजा की विशेषता वह बताने लग गया, और वह एक सर्वनाम था जो इसकी विशेषता बता रहा है, साथ में आ गया, यानी संज्ञा के साथ में सर्वनाम आया और सार्वनामिक विशेषण हुआ। अरे गुरुजी, सबसे ज्यादा पूछा जाता है सार्वनामिक से, जैसे किसी को बुलाओ, क्या है, कुछ नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी बालक को बुलाओ, यहां बालक क्या है, संज्ञा है, और साथ में सर्वनाम जुड़ा हुआ है, ये लो जी सार्वनामिक विशेषण। पकड़ गया तो पकड़ गया, नहीं पकड़ गया तो कद्दी को।
वह लड़का जयपुर में पढ़ता है, ठीक है, वह लड़का जयपुर में पढ़ता है, ठीक है। क्या है, लड़का के साथ वह जुड़ा हुआ है, सर्वनाम जुड़ा है संज्ञा के साथ सार्वनामिक। यह लड़की पढ़ रही है, यह लड़की पढ़ रही है, क्या है, हो गया। कई बार डबल जो यौगिक होते हैं, जैसा देश वैसा बेस, ये भी सार्वनामिक ही। उतना काम करो जितना कर सकते हो, ये भी सार्वनामिक है। जैसे उस पंखे को यहां लेके आओ, उस पंखा, पंखा साथ में आ गया, सर्वनाम की सार्वनाम। इस पुस्तक का लेखक कौन है, इस पुस्तक लेखक कौन है, संज्ञा के साथ दोनों सर्वनाम। कोई व्यक्ति आया हुआ है, कोई व्यक्ति सार्वनामिक विशेषण। कौन लड़का जा रहा है, यानी संज्ञा के साथ सर्वनाम सार्वनामिक। तुम कौन सा पौधा, तुम्हें कौन सा पौधा चाहिए, पौधा के साथ सर्वनाम। अब बताओ क्या समझी है, बताओ क्या समस्या आई। अगर अब सर्वनाम थारा समझ में को नहीं आए तो टाबरो आपने और काम लाग चाहिए। थोड़ी सी टफ है, लेकिन पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको समझा सके। मैं जब आपको विशेषण करवा रहा था कि जो किसी की विशेषता बताए, तो विशेषता बताने के अपने तरीका होता है, विशेषण बताने का अपना एक तरीका है। पूरी क्लास है, एक क्लास है जिसमें 40 बच्चे बैठे हुए, ठीक है। किसी व्यक्ति की प्रशंसा कैसे की जाती है, 3 तरीके प्रशंसा करने की। यानी विशेषण का मतलब विशेषता बताना, और विशेषता 3 तरीके से बताई जाएगी। कैसे, एक तो होती है सीधी विशेषता, मूलावस्था, यानी पॉजिटिव डिग्री। एक होती है उत्तरावस्था, अभी सिर्फ समझो, अभी बताऊंगा 40 बच्चों को उदाहरण देते ही समझ में आ जाएगी आप, ठीक है। एक होती है सुपरलेटिव, ये कंपेरेटिव इंग्लिश में होता है, ये तो है पॉजिटिव। कंपेरेटिव कंपेयर करना, और उत्तमावस्था यानी सुपरलेटिव इंग्लिश में इसे उत्तरावस्था कहते हैं। समझो इस चीज को भाइयों और बहनों, समझो क्या, कितने तरीके से प्रशंसा की जाएगी। 40 बच्चे बैठे हुए, मैं ये कहता हूं कि मोहन, ये तो कलर क्यों कौन बदले बेटी कार्ड को, मोहन परिश्रमी है, ठीक है। यहां मोहन का किसी से कोई कंपेयर नहीं किया है मैंने, ना मैंने किसी को हानि, किसी और का ईगो हर्ट किया है, मैंने सिर्फ मोहन की बढ़ाई की। मुझे 39 लड़कों से कोई मतलब नहीं है, ना मोहन को कि मोहन अच्छा लड़का है, मोहन प्रशंसनीय लड़का है, मोहन बड़ा बुद्धिजीवी लड़का है, मोहन आरामी लड़का है, हो सकता है, ठीक है। मैंने कोई कंपेयर नहीं किया। ये तो है मेरा बढ़ाई करने का पहला तरीका। पहले तरीका का मतलब सिर्फ एक ही करना, वो है मूल अवस्था। फिर मैंने कहा कि मोहन जो है वो सोहन से बहुत अच्छा है, यहां मैंने सोहन को नीचा दिखा दिया, यहां मैंने कंपेयर कर दिया, यानी कंपैरेटिव उत्तरावस्था। जब दो के बीच में आप तुलना करके किसी की विशेषता बताओ, विशेषण। अरे भाई साहब, मोहन तो पूरी क्लास में इंटेलिजेंट है, द बेस्ट, सुपरलेटिव। ये बीच वाली को मध्यावस्था भी कह सकते हो आप, मध्यावस्था यानी मध्यावस्था मतलब बीच में दो आशा का बढ़ाई, किसी एक को नीचा दिखाया जाएगा, किसी एक से अच्छा बुरा बताया जाएगा। अच्छा बताया कि मोहन सोहन से अच्छा है, तो भी मोहन ने नीचो दिखा दियो है, यानी नीचा कंपेयर किया जाता है, एक को कंपेयर किया जाएगा वहां, ठीक है। यानी जहां सिर्फ एक की बढ़ाई हो, किसी और को हानि नहीं। मैं ये कहूं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मैं उससे अच्छा पढ़ाता हूं, या उससे अच्छा नहीं पढ़ाता, किसी एक को नीचा दिखा दिया मैंने, वो बीच की अवस्था है, लास्ट सुपरलेटिव। ये सबसे बेस्ट यही है। वो कौन सी अवस्था है, वो उत्तम अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था, लास्ट अवस्था। यानी किसी की बढ़ाई करने के बच्चों 3 तरीके हैं। अब मैं कुछ उदाहरण दूं तो आप समझ जाओगे। पहला तरीका है मूल, मूल का मतलब पहला तरीका सिर्फ एक की तुलना। श्याम परिश्रमी है, मोहन सुंदर है,
फल कच्चा है, वह कच्चा फल है। जो भी, जब दो के बीच में कंपेयर हो, एक को कम या ज्यादा बताया जाएगा, राम मोहन से सुंदर है, मोहन सोहन से सुंदर है, वह उससे अच्छा है, वह उससे बुरा है, जोधपुर के मुकाबले में जयपुर अच्छा शहर है, जो भी है, दो के बीच में कंपेयर हो। ठीक है, यहां एक प्रत्यय भी लगाया जा सकता है, कौन सा? तर, या तरा भी बोल सकते हैं, स्त्रीलिंग हो तो वहां तरा हो जाता है, तर या तरा प्रत्यय। जैसे सुंदरतर, मधुतर, उच्चतर, प्रत्यय संस्कृत में चलता है। उत्तमावस्था, जब सब में अच्छा बचाया जाए, दो में से अच्छा बचाया जाए, सभी में अच्छा बचाया जाए। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, पशुओं में लोमड़ी चालाक है, सब पशुओं, पक्षियों में कौवा तेज है, पशुओं में हाथी ताकतवर है, देशों में भारत सर्वश्रेष्ठ है। यानी जब सबके बीच में किसी एक को बेस्ट बताया जाए। ठीक है, बताओ बताओ, यहां इन प्रत्यय लगा सकते हो, बीकानेर बेहतरीन शहर है, ऐसा भी कर सकते हो। जैसे तम या तमा प्रत्यय जोड़ देते हैं, देखो सॉरी, देखो कई बार जो अवस्थाएं बताई जाती है विशेषण की, उसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे एक शब्द है उच्च, उच्च एक शब्द है, इसको मैं बीच वाली अवस्था में लेके आऊं उत्तरावस्था में, और लास्ट में ले जाऊं उत्तमावस्था में। उत्तमा का मतलब सर्वश्रेष्ठ हो गई, तो उच्च में तर प्रत्यय जोड़ते ही उच्चतर हो जाएगा, ये बीच की अवस्था, और तम या तमा प्रत्यय जोड़ते ही उच्चतम लास्ट अवस्था होगी। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, नीच, नीचतर, नीचतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। यानी थोड़ा ध्यान रखना कि उत्तमावस्था बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है, उत्तरावस्था के लिए कौन सा प्रत्यय, कई बार पूछ लेते हैं। ये लो जी बच्चों, अब कमेंट करके आगे वाला टॉपिक बताना है आपको, और कितना समझ में आया वो कमेंट पढ़ के ही मुझे पता चलेगा। ओके, थैंक यू, बाय।